हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी का संस्कृत का एग्ज़ाम काफ़ी बेहतर गया होगा और आपने बहुत अच्छे से बनाया भी होगा। इसी के साथ कल आप लोग का एग्ज़ाम जो है सोशल्स के, उसके लिए कुछ जो टॉप 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको यहाँ पर लाया गया है, जो आप लोग के एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। इसलिए एक बार परीक्षा में बैठने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ लें ताकि आप अच्छे अंक ला सके। सबसे पहले माँ सरस्वती को हम लोग सिर नवाते हैं, नमन करते हैं। कहा जाता है कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। यह बात जो है बिल्कुल सही है कि जब तक ले आप चलिएगा नहीं, जब तक ले आप आगे बढ़िएगा नहीं, तब तक आपको तमन्नाओं के मतलब आपके मंजिल मिलने वाला नहीं है। तो बिना देरी किए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें कि गैरिबाल्डी ने कौन कौन से कार्य किए हैं। तो गैरिबाल्डी जो था पेशे से एक नाविक था। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के सिसिली तथा नेपल्स, यह जो इटली के दो शहर थे सिसिली और नेपल्स, पर आक्रमण किया। दक्षिणी इटली के जीते हुए क्षेत्र को बिना किसी संघ के गैरिबाल्डी ने विक्टर एनिमुअल को क्या कर दिया, सौंप दिया। और विक्टर एनिमुअल को जो था गैरिबाल्डी ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया था और उन्होंने सारी संपत्ति को दान कर दिया और साधारण किसान की तरह जीवन जीने लगे। और इस तरह इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। चलिए, अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आ रही हो, अगर आपके एग्जाम के लिए लाभकारी है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वे भी अच्छे अंक प्राप्त करें और आपके सहयोग के लिए वे आपको धन्यवाद दें। आगे बढ़ते हैं। रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें कि रूसी क्रांति के कौन कौन से दो कारण थे। देखिए, रूसी क्रांति जो हुआ था 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। 1917 में हुआ था रूसी क्रांति जो हुआ था 1917 में हुआ था। और इसके दो कारण है। जार की निरंकुश एवं अयोग्य शासन, मतलब जो जार था, जार निकोलस द्वितीय जो था, निरंकुश था प्लस अयोग्य था। 1917 ईस्वी में रूसी राजतंत्र छोड़ने को लिए तैयार नहीं था। उसे लोगों की सुख दुख की कतई भी चिंता नहीं थी। जार ने जो अफसरशाही व्यवस्था बनाई थी जिससे लोगों में असंतोष बढ़ता चला गया। मजदूरों की भी दयनीय स्थिति थी। रूस में मजदूरों की स्थिति कमज़ोर थी, उन्हें काम अधिक करना पड़ता था, उनकी मजदूरी कम थी, लोगों के पास कोई राजनीतिक अधिकार भी नहीं होते थे। तो ये रहा आप लोग का रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन। आगे देखते हैं। जेनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ था? तो जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में 1954 ईस्वी में जेनेवा में हिंद चीन सम्मेलन बुलाया गया, जिसे जेनेवा समझौता कहा गया। जेनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया। हनोई से सटे उत्तर और उत्तरी वियतनाम, उससे दक्षिणी में दक्षिणी वियतनाम अमेरिकी संयुक्त सरकार को दे दिया गया। आगे देखते हैं। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? तो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था जो थी एक तरह का बंधुआ मजदूरी थी। बंधुआ मजदूरी मतलब आपने काम किया, आपके पुत्र, आपके पोता, इस तरह के काम करवाया जाता था। वहाँ मजदूर का कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्रदान किए गए थे। मतलब मालिक को बहुत अधिकार प्रदान किए गए थे। आगे देखते हैं। गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? मतलब गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता से आप क्या समझते हैं? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को झुकाया और समझौता करने के लिए बाध्य किया, जिसे गांधी इरविन पैक्ट और दिल्ली समझौता का नाम जानता है। क्योंकि यह जो समझौता हुआ था मार्च 1931 बीच को गांधी जी एवं लॉर्ड इरविन के बीच दिल्ली में संपन्न हुआ था। गांधी जी ने आंदोलन को स्थापित केंद्र किया।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी क्या हो गए, तैयार हो गए। आगे देखते हैं, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। तो असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था क्योंकि महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया यह प्रथम आंदोलन था। इस आंदोलन के मुख्य 3 कारण थे, एक था खिलाफत आंदोलन, और दूसरा था पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना, एवं तीसरा था स्वराज की प्राप्ति करना। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है। तो कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाले कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। तो पांडुलिपि जो भारत में छापाखाना के विकास के पहले हाथ से लिखकर पांडुलिपि को तैयार करने की पुरानी परंपरा थी। मतलब हाथ से लिखने की जो परंपरा थी उसे पांडुलिपि कहा जाता था। यह संस्कृत, अरबी, फारसी साहित्य की रचनाएं होती थी। मजबूती प्रदान करने के लिए जिल्द भी लगाया गया था। पांडुलिपि काफी नाजुक, महंगी होती थी। पांडुलिपियों की बनावट कठिन होने के कारण यह आम जनता के पहुंच से क्या थी, बाहर थी। यह जो प्रश्न है आप लोग के एग्जाम हॉल में बिल्कुल देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए परीक्षा हॉल में बैठने से पहले एक बार इस सवाल को बिल्कुल देख लें, समझ लें और तभी जाकर एग्जाम हॉल में बैठे। अगर आप लोग के एग्जाम में इसमें से प्रश्न मिलते हैं, आते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। 2 प्राचीन एवं 2 आधुनिक नगरों का नाम बताइए। तो 2 प्राचीन नगर जो हुए, एक हुआ पाटलिपुत्र और एक हुआ राजगीर, ये बिहार के बारे में बताया गया है। और आधुनिक नगर में आ जाएगा आपका हाजीपुर और बरौनी। हाजीपुर और कौन आ जाएगा, बरौनी। मुंगेर में कौन कौन से उद्योग विकसित किए गए हैं, वर्णन कीजिए। तो मुंगेर में तंबाकू उद्योग, तेल उद्योग, बंदूक उद्योग, डीजल इंजन उद्योग, पर्यटन उद्योग का विकास हुआ है। मुंगेर के दिलवारपुर में स्पेशल टोबैको, बीड़ी एवं सिगरेट का कारखाना, सरसों राई के उत्पादन से उद्योग तथा ऐतिहासिक पर्यटन उद्योग का विकास रूप में हुआ। नदी घाटी परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्यों को बताएं। तो नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। इसके विकास के कई कारण हैं। बाढ़ पर नियंत्रण के लिए, सिंचाई एवं जल विद्युत के लिए, नहरों के विकास के लिए, परिवहन के जलमार्ग के विकास के लिए, जल कृषि, मत्स्य जैसे व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा देने, पर्यटन के अवसर को विकसित करना और जल विद्युत को विकसित करने के लिए नदी घाटी परियोजनाओं का उद्देश्य माना जाता है। आपदा कितने प्रकार के होते हैं। तो आपदा जो होते हैं आपके मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा और कृत्रिम आपदा या मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक कारणों से होने वाले आपदा को प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जैसे में भूकंप, सुनामी, बाढ़, सुखाड़ आदि। और मानव जनित या कृत्रिम आपदा मानवीय कारणों से होने वाले आपदा को मानव जनित आपदा कहा जाता है, जैसे सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, बम ब्लास्ट, आग लगी आदि। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होता है। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपदा के पूर्व एवं पश्चात होने वाली क्षति को कम करने या बचाने के लिए प्राकृतिक आपदा या मानव जनित आपदा इत्यादि को घटित होने से अत्यधिक मात्रा में जैविक एवं अजैविक संसाधनों का नुकसान होता है। इसी संदर्भ में लोगों को विकसित प्रशिक्षण देकर इसके प्रभाव को कम करना ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। सुखाड़ के लिए जिम्मेदार कारकों का वर्णन करें। तो सुखाड़ के लिए जिम्मेदार निम्नलिखित कारक है। एक है वनस्पति की कटाई, वनों की दिन प्रतिदिन कटाई हो रही है जिसके कारण सुखाड़ की स्थिति बन रही है। घरेलू ईंधन के लिए भी लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं। भूकंपीय ताप में वृद्धि और वर्षा जल का संग्रहण नहीं लोग कर रहे हैं। अनियमित वर्षा हो रही है, टाइम से वर्षा नहीं, जिसके कारण आप लोगों की सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। बाढ़ नियंत्रण के उपाय बताएं। तो बाढ़ नियंत्रण के निम्नलिखित उपाय हैं। नदी तटबंधों को मरम्मत करने का कार्य करना चाहिए। नदी तटबंधों के ऊपर वृक्षारोपण का कार्य करना चाहिए। नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य करना चाहिए और बांधों का नियमित रूप से जांच करना चाहिए।
आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन करें। यह प्रश्न जो है आप लोगों को बिल्कुल एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, इसलिए इस प्रश्न को बिल्कुल ही नज़रअंदाज न करें, बिल्कुल पढ़ कर जाए। आकस्मिक प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य आपदा के दौरान कम से कम लोगों को हानि पहुँचे तथा अधिक से अधिक लोगों को राहत पहुँचाया जाए। इन्हीं संगठनों में स्थानीय प्रशासन भी भूमिका प्रमुख मानी जाती है। स्थानीय प्रशासन आपदा के दौरान राहत शिविर का निर्माण, प्राथमिक उपचार, एम्बुलेंस, डॉक्टर, अग्निशामक इत्यादि की व्यवस्था करता है, जिससे आपदा प्रबंधन सरल एवं सहज हो बन जाता है। भूकंपीय तरंगों से आप क्या समझते हैं? प्रमुख भूकंपीय तरंगों के नाम बताइए। तो भूकंपीय जो तरंग होते हैं, भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के कंपन को भूकंपीय तरंग कहते हैं। भूकंपीय तरंगों का वेग भिन्न भिन्न होता है। भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली तरंगें निम्न है। एक होता है प्राथमिक तरंग, जिसको P से भी सूचित किया जाता है, द्वितीयक तरंग जिसको S से सूचित किया जाता है, और तृतीयक तरंग जिसको L से सूचित किया जाता है। संघराज्य का अर्थ बताइए। तो संघराज्य में सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसकी अलग अलग अनुषंगिक इकाइयों के बीच विभाजित होती है। इसमें दोहरी सरकार होती है, एक केंद्रीय स्तर तथा दूसरी प्रांतीय स्तर पर होती है या क्षेत्रीय स्तर पर होती है। केंद्रीय सरकार को अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, जबकि प्रांतीय क्षेत्र में सरकार के अधिकार क्षेत्र में स्थानीय महत्व के विषय होते हैं। वैश्वीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण को परिभाषित कर। वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण में से आप लोग एग्जाम में जरूर कोई देखने को मिलेगा। तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय या एकीकरण किया जाता है, ताकि वस्तुओं एवं सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी और श्रम या मानव पूंजी का भी निर्बाध प्रवाह हो सके। इसी को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। निजीकरण का अभिप्राय निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना, उनका प्रबंध करना ही निजीकरण कहलाता है। उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा बनाए गए या लगाए गए सभी अनावश्यक प्रतिबंधों को हटाना, जैसे लाइसेंस, कोटा आदि को हटाना। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत सरकार ने 1991 में उदारीकरण की नीति को अपनाई थी। साख क्या है? तो विश्वास या भरोसा। विश्वास या भरोसा को ही साख कहते हैं। साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है। मतलब साख मतलब हुआ आपकी सहेली की भांति काम है कि आप पर लोगों को विश्वास होगा तभी जाकर आपको कर्ज मिलेगा या ब्याज मिलेगा, जो भी मिलना हो तो मिलेगा। तो साख जो है विश्वास यह एक प्रकार कौन सी है? भरोसा है। चलिए, आशा उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी लाभकारी हो, आप लोग के एग्जाम में इसमें से ज़्यादा आए, ताकि आप लोग अच्छा अंक लाएं और अपने माता पिता एवं गुरुजनों का नाम बढ़ाएं। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे अंक लाएं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।